हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में मैंने स्किन डेरिवेटिव्स आपको बताए थे। ठीक है, स्किन डेरिवेटिव्स में पहला हेयर और हेयर का स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें कई पार्ट थे और वो काफ़ी मैंने डिटेल में आपको बताए थे। उसी में सेकंड जो डेरिवेटिव था वो कुटेनियस ग्रंथि का था, जिनको हम त्वक ग्रंथियां भी कह रहे होते हैं। और ये कुटेनियस ग्लैंड भी किससे बनती हैं? त्वचा से ही बनती है। त्वचा का जो एपिडर्मिस वाला भाग होता है, उसकी सबसे भीतर वाली लेयर, जिसको हम या तो अंकुरण स्तर कह देते हैं या मालपीढ़ी स्तर कह देते हैं, क्योंकि उसमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं सजीव होती हैं, निरंतर विभाजन करती हैं, इसीलिए उसको अंकुरण स्तर कहा जाता है। ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि ये ग्रंथियां कई प्रकार की होती हैं, जिसमें मैंने ये सारे नाम आपको नोट कर दिए हैं। पहला इसमें स्वेट ग्लैंड था, जिसको हम पसीने की ग्रंथियां भी कहते हैं, स्वेट ग्रंथियां भी कहते हैं। इनके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। आज अपन दूसरा नंबर सीबेशियस ग्लैंड्स, जिनको हम ऑयली ग्लैंड्स भी कह देते हैं, तेलीय ग्रंथियां भी कह देते हैं। ठीक है, इनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। कौन सी वाली ग्रंथियों के बारे में? तेलीय ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, ये जो ग्रंथियां होती हैं सीबेशियस ग्लैंड या तेलीय ग्रंथियां, ये ग्रंथियां बालों की जड़ों के पास, किसके पास? बालों की जड़ों के पास एवं रोम कोटिकाओं के पास स्थित होती हैं। इनका निर्माण भी रोम कोटिका की एपिथेलियम से किया जाता है, और ये ग्रंथियां फॉलिकल में ही खुल जाती हैं। इसमें खुल जाती है फॉलिकल्स में, अर्थात कोटिकाओं में ही खुल जाती हैं। ठीक है, ये ग्रंथियां पूरी तरह से हॉलोक्राइन होती हैं। हॉलोक्राइन का मतलब होता है पुंस्रावी। पुंस्रावी का मतलब होता है कि जब इन ग्रंथियों में स्राव भर जाते हैं तो ये ग्रंथि कोशिका टूटकर स्राव के साथ साथ बाहर चली जाती है। ठीक है, इसलिए हम ऐसी ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? पुंस्रावी ग्रंथियां कह रहे होते हैं। ठीक है, ये ग्रंथियां शाखित होती हैं तथा कोष्ठीय होती हैं। चैम्बर कैसी होती हैं? शाखित होती हैं, ब्रांच और एल्वियोलर। शाखित मीन्स बटी हुई दिखाई दे रही होती हैं, और कैसी होती हैं? सेट या चैम्बर्स के रूप में, इसीलिए हम इनको कोष्ठीय कह रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए, इन ग्रंथियों के द्वारा जो पदार्थ स्रावित किया जाता है, तेलीय पदार्थ, वो बिल्कुल दूध के समान होता है। रंग कैसा होता है? मिल्की सीक्रेशन जैसा, और गाढ़ा होता है, जिसे हम सीबम कहते हैं। क्या कह रहे होते हैं? सीबम। ठीक है, इन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले जो पदार्थ होते हैं, जिनको हम ऑयली सीक्रेशन कह रहे होते हैं, वो ऑयली सीक्रेशन क्या कहलाता है? सीबम कहलाता है। ठीक है, और इस सीबम के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, एस्टर होता है, इसके अंदर फास्फोलिपिड्स होते हैं, और इसके अंदर आपके बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ठीक है, ये जो सीबम पदार्थ होता है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को किसमें परिवर्तित कर देता है? विटामिन
डी में, ठीक है। किसमें परिवर्तित करेगा? विटामिन डी में। अर्थात सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसमें जो परावैंगनी किरणें होती हैं, उन परावैंगनी किरणों को सीबम नामक पदार्थ जो ऑयली सीक्रेशन होता है, ऑयली ग्लैंड्स या सीबेसियस ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है, ये उन परावैंगनी किरणों को किसमें परिवर्तित कर देते हैं? विटामिन डी में। अर्थात इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी त्वचा में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। कौन से विटामिन को सिंथेसाइज किया जाता है? विटामिन डी को सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये सीबेसियस जो ग्लैंड्स होती हैं हमारे लगभग संपूर्ण शरीर पर पाई जाती हैं, लेकिन ये ग्रंथियां हथेलियों पर और तलवों पर पूरी तरह से अनुपस्थित होती हैं। अर्थात ये किस पर नहीं पाई जा रही होती? हथेलियों पर नहीं पाई जा रही होती हैं। और किस पर नहीं पाई जा रही होती हैं? शोल पर नहीं होती हैं, तलवों पर नहीं होती हैं। इन दोनों पार्ट पर ये क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी भाग होते हैं जहां पर हेयर फॉलिकल नहीं पाए जाते, लेकिन ये ग्रंथियां वहां पर उपस्थित होती हैं, जिसमें हम नाम ले सकते हैं लिप्स का, जिनको होठ कहा जाता है, नाम ले सकते हैं ग्लांस पेनिस का, जिसको हम सिसन मून कह रहे होते हैं, नाम ले सकते हैं टीट्स का, या इसको निपिल्स भी कह सकते हैं। टीट्स या निपिल्स और मैमरी ग्लैंड्स, अर्थात होठों के ऊपर ग्लांस पेनिस, सिसन मून के ऊपर, टीट्स या निपिल्स के ऊपर ये ग्रंथियां पाई जाती हैं, जबकि इन स्थानों पर हेयर फॉलिकल्स नहीं होते, या फिर हम कह सकते हैं कि इन स्थानों पर हेयर्स नहीं पाए जाते, ठीक है। समझ में आ गया? कौन सी वाली ग्रंथि के बारे में बताया मैंने अभी? सीबेसियस। क्या बताया? ये ग्रंथियां बालों की और हेयर फॉलिकल या रोम कोटिकाओं की जड़ के पास होती हैं। हेयर फॉलिकल में एपिथेलियम के बलन से बनती हैं, फॉलिकल के अंदर ही खुलती हैं, पूर्ण स्रावी होती हैं। इनके द्वारा स्रावित पदार्थ जब इनमें भर जाते हैं तो ये ग्रंथि उसके साथ टूटकर ही बाहर निकल जाती है, ठीक है। इनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थों को सीबम कहा जाता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, एस्टर होता है, या इसके साथ साथ फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को विटामिन डी में संश्लेषित कर देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी त्वचा विटामिन डी का संश्लेषण करती है। कौन सी वाली ग्रंथि के द्वारा? सीबेसियस ग्रंथियों के द्वारा विटामिन डी को संश्लेषित किया जाता है, या इसको बनाया जाता है, संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ग्लैंड है मेमरी ग्लैंड, जिसको हम कह रहे होते हैं स्तन ग्रंथियां। ये स्तन ग्रंथियां मानव में थोरेसिक रीजन में पाई जाती हैं। कौन से वाले भाग में? वक्ष वाले भाग में, ठीक है। कौन से वाले भाग में पाई जाएंगी? वक्ष वाले भाग में, वक्ष वाले भाग में पाई जाती हैं, ठीक है। तथा डर्मिस में, डर्मिस का मतलब होगा चर्म में, काफी गहराई तक धंसी रहती है। किसमें धंसी रहती है? चर्म में काफी गहराई तक धंसी रहती हैं। अर्थात ये किसके अंदर एम्बेडेड रहती हैं? डर्मिस के अंदर एम्बेडेड रहती हैं, ठीक है। ये ग्रंथियां मेल और फीमेल, मेल मीन्स नर और फीमेल मीन्स मादा,
दोनों में पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां मेल में भी होती हैं और फीमेल में भी होती हैं। मेल में ये ग्रंथियां सिंबॉलिक होती हैं। सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक, ठीक है। और मादा में पाई जाती हैं। मादा में शिशु जन्म के समय ये ग्रंथियां कैसी हो जाती हैं? सक्रिय हो जाती हैं। दे आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द बर्थ चाइल्ड, ठीक है। जब शिशु का जन्म होता है तब ये सक्रिय हो जाती हैं, और जब सक्रिय हो जाती है तो इनके द्वारा लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन का मतलब होता है दुग्ध स्राव। क्या होगा? दुग्ध स्राव। और ये जो दुग्ध स्राव है ये नवजात बच्चों के लिए, यंग वंश के लिए किसमें काम आ रहा होता है? पोषण में काम आता है या नरिशमेंट में काम आता है, ठीक है। अर्थात इन ग्रंथियों के द्वारा शिशु जन्म के समय दुग्ध का स्राव किया जाता है, और वह स्राव किसके काम आता है? यंग वंश के जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए ये पोषण प्रदान करता है, ठीक है। ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, इन ग्रंथियों की वृद्धि दो प्रकार के हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और दूसरे होते हैं प्रोजेस्टेरोन्स। कौन से हार्मोन्स? प्रोजेस्टेरोन्स। एस्ट्रोजेंस तथा प्रोजेस्टेरोन्स दोनों प्रकार के जो हार्मोन हैं इनको हम फीमेल हार्मोन भी कह रहे होते हैं। ये दोनों प्रकार के हार्मोन इन मेमोरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथियों की वृद्धि के विकास को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तथा इन ग्रंथियों के द्वारा जो लैक्टेशन होता है या दुग्ध स्राव होता है, इस दुग्ध स्राव का निष्कासन भी हार्मोन के द्वारा ही नियंत्रित होता है, ठीक है। और उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम होता है हार्मोन का? ऑक्सीटोसिन। अर्थात ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही इन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव की क्रिया का निष्कासन करता है, जो दुग्ध किसके काम आ रहा होता है? यंग वंश या नवजात शिशुओं के लिए या नवजात बच्चों के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? कौन सी वाली ग्रंथियों के बारे में बताया? मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। इन ग्रंथियों की जो वृद्धि है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। इन ग्रंथियों से मादा में दुग्ध स्राव की क्रिया का जो निष्कासन है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और यही दुग्ध स्राव या मिल्की सीक्रेशन या लैक्टेशन यंग वंश या नवजात बच्चों के पोषण में काम आता है। अधिकांश एनिमल्स के अंदर या अधिकांश मैमल्स के अंदर ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं ये तेलीय ग्रंथियों के रूपांतरण से ही बनती हैं। अर्थात मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशंस ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स। किसके रूपांतरण से बनी होती है? सेबेशियस ग्रंथि के रूपांतरण से। अर्थात अधिकांश जो मैमल्स हैं या स्तनधारी प्राणी होते हैं उनमें तेलीय ग्रंथियों के रूपांतरण से ही कौन सी वाली ग्रंथियां बनती हैं? स्तन ग्रंथियां। केवल यहां पर एक्सेप्शन होता है किसमें? मोनोट्रीम्स में। इसमें मोनोट्रीम्स में ये ग्रंथियां किसके द्वारा बनती हैं? पसीने की ग्रंथियों के द्वारा बनती हैं, ठीक है। या आप चाहो तो उनको प्रोटोथीलिया भी कह सकते हो। प्रोटोथीलिया के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स किसके मॉडिफिकेशन से बनाई होती हैं? श्वेत ग्रंथियों के मॉडिफिकेशन से। जबकि अन्य सभी यूथेरियंस में ये किसके मॉडिफिकेशन से बनती हैं? तेलीय ग्रंथियों के मॉडिफिकेशन से बनती हैं या तेलीय ग्रंथियों के रूपांतरण से बनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सेलुमिनस ग्लैंड। इन ग्रंथियों को हम कर्णकुहर ग्रंथियां भी कह देते हैं। कौन सी ग्रंथियां? कर्णकुहर ग्रंथियां, ठीक है। ये हमारा जो कान होता है इसमें बाहर की तरफ आप देख रहे होंगे ये कान पल्लव होता है। कान पल्लव के बाद बीच में आप देख रहे होंगे एक
छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा होता है, ये छिद्र एक नलिका के अंदर प्रवेश करता है। इस नलिका को हम कह रहे होते हैं कर्णकुहर। नलिका, या इसको कह रहे होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीट्स, बाह्य कर्णकुहर नलिका। इस नलिका की त्वचा में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? सेरुमिनस ग्लैंड्स कह रहे होते हैं। ठीक है ना। बाह्य कर्णकुहर नलिका के अंदर पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? सेरुमिनस ग्लैंड्स, या उन्हीं ग्रंथियों को हम क्या कह रहे होते हैं? कर्णकुहर ग्रंथियां कह रहे होते हैं। सामान्यतः ये ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियों के रूपांतरण से बनी होती हैं, लेकिन तेलीय ग्रंथियों के साथ मिलकर एक विशेष प्रकार के पदार्थ को स्रावित करती हैं, जिसे ईयर वैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईयर वैक्स। और ईयर वैक्स को हम कह रहे होते हैं कर्णमोम। क्या कह रहे होते हैं? कर्णमोम। ठीक है। या इसका दूसरा नाम होता है सेरुमेन। क्या नाम होगा दूसरा? सेरुमेन। ठीक है। ये जो पदार्थ स्रावित होता है, ये पदार्थ कान के पर्दे को प्रोटेक्ट करता है, कान के पर्दे को सुरक्षा देता है। हमारा जो कान है ये बाह्य कर्णकुहर है, इसके बीच वो ये कर्णपल्लव है, इसके बाद नलिका बाह्य कर्णकुहर हो जाएगी। ये कहां पर जाकर के बंद हो रही होती है? जहां कान का पर्दा लगा होता है, जिसको हम कर्णपट है या ईयर मेम्ब्रेन या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या आप चाहो तो इसको ईयर ड्रम भी कह सकते हो। ड्रम का मतलब ऐसे ढोलक होता है, बजने वाली, आवाज करने वाली। तो इसलिए ये जो कान का पर्दा है, जब यहां से साउंड वेव जाती है तो इससे टकराती है, वाइब्रेशन उत्पन्न कर रही होती हैं। वही वाइब्रेशन मध्य कान से अंतर कान में पहुंचते हैं, तब जाकर के कहीं वो साउंड में कन्वर्ट होते हैं, सेंस ऑफ हियरिंग की क्रिया होती है। इसीलिए हम यहाँ पर बता रहे होते हैं कि ये जो बाह्य कर्णकुहर नलिका होती है, इसमें ये ग्रंथियां किसके रूपांतरण से बनी होती हैं? श्वेत ग्रंथियों से, लेकिन तेलीय ग्रंथियों के साथ मिलकर के पदार्थ स्रावित करती हैं, जिसको हम कर्णमोम या ईयर वैक्स कहते हैं। ये ईयर वैक्स क्या कहलाता है? सेरुमेन भी कहलाता है। किसको प्रोटेक्शन देता है? किसकी सुरक्षा कर रहा होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान के पर्दे की सुरक्षा करता है। ठीक है। इसके बाद आगे नाम आता है पेरिनियल ग्लैंड। इनको कह रहे होते हैं वक्षण ग्रंथियां या मूलाधार ग्रंथियां। ये ग्रंथियां भी तेलीय ग्रंथियों के रूपांतरण से ही बनी होती हैं। किसके रूपांतरण से बनी होती है? तेलीय ग्रंथियों के रूपांतरण से। ये ग्रंथियां मूत्र जनन छिद्र, यूरिनोजेनिटल अपर्चर तथा गुदा के मध्य पाए जाने वाले मूलाधार या वक्षण क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसलिए इन्हें मूलाधार ग्रंथियां या वक्षण ग्रंथियां कह देते हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा एक विशेष गंध वाला पदार्थ स्रावित होता है। कैसा? एक विशेष गंध वाला पदार्थ स्रावित होता है, इसलिए इन ग्रंथियों को सेंट ग्लैंड भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथियां भी कह देते हैं? सेंट ग्लैंड्स भी कह देते हैं। ठीक है। क्योंकि इससे कौन सा वाला पदार्थ स्रावित हो रहा है? विशेष गंध वाला पदार्थ स्रावित हो रहा होता है। इस कारण से इसको सेंट ग्लैंड्स भी कहा जाता है। कौन सी वाली ग्रंथियों को? पेरिनियल ग्लैंड्स या मूलाधार या वक्षण। मूलाधार क्षेत्र या वक्षण क्षेत्र कहां पर होता है? नर और मादा में मूत्र जनन क्षेत्र तथा गुदा के मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है, स्थान पाया जाता है,
उस क्षेत्र या स्थान को मूलाधार क्षेत्र या बक्षण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको नाम क्या दे दिया, मूलाधार या बक्षण ग्रंथियां कह दिया। ठीक है, इसके बाद में आती है मीबोमियन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, मीबोमियन ग्लैंड। ये ग्रंथियां भी तेलीय ग्रंथियों के रूपांतरण से ही बनी होती हैं। कौन सी वाली ग्रंथियों के रूपांतरण से, तेलीय ग्रंथियों के रूपांतरण से ही बनी होती हैं। और इन ग्रंथियों की जो स्थिति होती है वो कहां पर होती है, ये ग्रंथियां हमारी आंखों की पलकों की बरौनियों के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, बरौनियों को हम आई लेसिस भी कहते हैं। क्या कह रहे होते हैं, आई लेसिस। आई लेसिस का मतलब क्या होता है, जो अपने ये आई लेस होते हैं, पलक होते हैं, इन पलकों के किनारों पर बालों की एक पंक्ति बनी रहती है। पलकों के किनारों पर बालों की जो पंक्ति बनी हुई है, इस पंक्ति को ही हम क्या कह रहे होते हैं, पलकों के ऊपर पाई जाने वाली बरौनी। ठीक है, इनको ही क्या कहा जा रहा होता है, आई लेसिस। इन आई लेसिस के ये नीचे पाई जाती हैं तथा इनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ भी ऑयली सीक्रेशंस होते हैं, ऑयली सबस्टेंसेस होते हैं। और ये ऑयली जो सबस्टेंसेस हैं, ये सबस्टेंसेस क्या करते हैं, जो कॉर्निया होती है, इस कॉर्निया को स्मूथ या चिकना बनाए रखते हैं। चिकना या स्मूथ बनाए रखते हैं किसको, कॉर्निया को। कॉर्निया किसको कहा जाएगा, जो ये अपना नेत्र है पूरा का पूरा, ये आई ऑर्बिट होता है, नेत्र कोटर होता है। नेत्र कोटर से बाहर की तरफ ये जो हमारी आंख है या नेत्र है, इसका जो ट्रांसपेरेंट भाग बाहर की तरफ जो निकला हुआ है, इस भाग को ही हम क्या कह रहे होते हैं, कॉर्निया। तो ये कॉर्निया को क्या करता है, ऑयली सीक्रेशन, चिकना बनाए रखता है तथा कॉर्निया के ऊपर एक पतली फिल्म बना लेता है, जिससे कॉर्निया पूरी तरह से सुरक्षित बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद में आती हैं जैव ग्लैंड्स। ये ग्रंथियां भी तेलीय ग्रंथियों के रूपांतरण से बनी होती हैं और ये भी कहां पर पाई जाती हैं, बरौनियों की फॉलिकल में। इसमें बताओगे, बरौनियों की फॉलिकल्स में पाई जाती हैं। फॉलिकल्स क्या है, रोम का भाग होता है। रोम का वह भाग जो डर्मिस में एक थैली के आकार की संरचना बना लेता है, उसको हम रोम पुट्टिका कह रहे होते हैं। अर्थात ये ग्रंथियां भी तेलीय ग्रंथियों के रूपांतरण से ही बनी होती हैं और कहां पर खुल जाती हैं, फॉलिकल्स में। और इनके द्वारा भी ऑयली सीक्रेशन होता है, तेलीय पदार्थ स्रावित किया जाता है, जो बरौनियों को चिकना बनाए रखता है। किसको चिकना बनाए रखता है, आई लेसिस को। किसको स्मूथ बनाए रखेगा, आई लेसिस। और जब बरौनियां स्मूथ बनी रहती हैं तो हमें आसानी से विजन में कोई दिक्कत नहीं होती, अर्थात ऑकवर्डनेस महसूस नहीं होती है। वरना आपने देखा होगा आंखों में जब कोई आई फ्लू वगैरह हो जाता है तो ये जो आई लेसिस होते हैं, बरौनियां होती हैं, ये चिपक जाती है एक दूसरे के साथ में, तो उस समय देखने में एकदम से हमें असहज महसूस होता है, ऑकवर्डनेस लगती है। ठीक है ना, इजी महसूस नहीं होता। इसलिए ये ग्रंथि आई लेसिस को कैसा बना के रखती हैं, चिकना, क्योंकि इन ग्रंथियों के द्वारा ऑयली सीक्रेशन है। वो ऑयली सीक्रेशन इन आई लेसिस को कैसा बना के रखेगा, चिकना बना के रखेगा, स्मूथ बनाए रखेगा। इस कारण से हमारे ये जो पलक के ऊपर पाए जाने वाले रोम की पंक्ति होती है, उसमें आसानी से कोई दिक्कत नहीं होती है। बरौनियां आसानी से आंख के विजन को प्रोटेक्ट भी करती हैं, आंख को भी प्रोटेक्ट करती है और हमें बहुत आसान रहता है, किसी तरह का हमें वहां पर अनइजीनेस नहीं महसूस होती। ठीक है, तो ये सारी की सारी मैंने कौन सी वाली ग्लैंड बता दी आपको, कोटेनियस ग्लैंड। कोटेनियस ग्लैंड भी क्या है, ये स्किन डेरिवेटिव होते हैं। हेयर्स भी क्या बताए थे मैंने, स्किन डेरिवेटिव्स बताए थे। ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ग्रंथियों का। ये सारी की सारी त्वचीय ग्रंथियां भी कहलाती हैं।
अर्थात ये सारी ग्रंथियां त्वचा में है, त्वचा के द्वारा बनी हुई हैं, इसलिए हम इनको कुटेनियस ग्लैंड या त्वक ग्रंथियां कह सकते हैं। क्योंकि ये त्वचा के द्वारा बनी होती हैं, इसलिए इनको स्किन डेरिवेटिव कहा जा सकता है या स्किन व्युत्पन्न कहा जा सकता है। ठीक है, ओके। इसके बाद अपन लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम फंक्शन लेते हैं सारे स्किन के। इसके फंक्शन लेंगे स्किन के, जिसको हम लिख सकते हैं फंक्शंस ऑफ स्किन, त्वचा के कार्य। इसके कार्य, त्वचा के कार्य। ठीक है, जो त्वचा के द्वारा होने वाले कार्य है। वैसे मैंने आपको बताया था त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य त्वचा के द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसीलिए हम त्वचा को शरीर का हार्फन मौला अंग भी कह सकते हैं। कौन सा अंग कह सकते हैं? हार्फन मौला अंग। हार्फन मौला अंग। ठीक है ना? क्यों कहते हैं? क्योंकि अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य किसके द्वारा हो रहे हैं? त्वचा के द्वारा। इसलिए त्वचा को हार्फन मौला अंग भी कहा जाता है। अंग्रेजी में हम इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कह सकते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, अब देखिए स्किन के द्वारा होने वाले जो कार्य हैं वो आपको यहाँ पर 1 by 1 बताने हैं। पहला यहाँ पर पॉइंट फंक्शन के रूप में आता है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, इसको हम कह रहे होते हैं, बॉडी का मतलब शरीर हो जाएगा, प्रोटेक्शन मीन सुरक्षा। ठीक है, देह की सुरक्षा या शरीर की सुरक्षा। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी में मुख्य रूप से स्किन क्या करती है? मैंने आपको बताया था कि जो स्किन होती है हमारे शरीर को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान कराती है, जिसको हम कह रहे होते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। कैसा आवरण प्रदान कराती है? सुरक्षात्मक आवरण प्रदान कराती है। ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण जब प्रदान करा रही होती है तो इस सुरक्षात्मक आवरण को ही हम क्या कह रहे होते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर कह रहे होते हैं। इस कारण से शरीर के जितने भी आंतरांग होते हैं वो आंतरांग सुरक्षित बने रहते हैं। आंतरांग कैसे बने रहते हैं? सुरक्षित बने रहते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो बॉडी है उस बॉडी को प्रोटेक्शन देने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि त्वचा क्या करती है? हमारे शरीर के बाहर या चारों तरफ एक आवरण बनाती है। वह आवरण कैसा आवरण होता है? प्रोटेक्टिव आवरण होता है। उस प्रोटेक्टिव आवरण के कारण जो हमारे आंतरांग होते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित बने रहते हैं। ठीक है, सुरक्षित बने रहते हैं। इस कारण से क्या होगा बताओ? इस कारण से हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो आंतरांग हैं उन आंतरांगों को बाहरी चोटों से सुरक्षा मिलेगी, अर्थात बाहरी जो इंजरीज हैं उनसे हमारा बचाव होगा। दूसरा हम कह सकते हैं घर्षण से बचाव होगा। तीसरा हम कह सकते हैं धक्कों से बचाव होगा। अर्थात स्किन हमारे शरीर को प्रोटेक्टिव लेयर के कारण क्या करती है? बाह्य आघातों से, बाहरी रगड़ से, जिसको घर्षण भी कह सकते हो, या जो शॉक्स लगते हैं, धक्के लगते हैं, उनसे हमारे आंतरांगों को बचा रही होती है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे शरीर में किसका काम कर रही होती है? प्रोटेक्शन का काम कर रही होती है। ठीक, इसके साथ साथ स्किन हमारे शरीर में बाहर से हानिकारक जीवाणुओं को
कोमा बॉन्ड्स, जिनको हम चाहें तो क्या कह सकते हैं, कृमि, और कोमा फफूंद, इनको शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, इनको जब शरीर में प्रवेश करने से रोकेगी तो विभिन्न प्रकार के हम हानिकारक प्रभाव से भी बच जाते हैं। इसके साथ साथ त्वचा के द्वारा बने हुए जो विक्षेपण होते हैं, जिनमें हम नाम दे देते हैं रोम का, या नाम दे देते हैं नाखून का, ये रोम या नाखून भी क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में कोमल अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान कराते हैं। किसको? कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान कराते हैं। सुरक्षा प्रदान कराते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके साथ साथ हम ये भी कह रहे होते हैं कि ये जो स्किन होती है हमारे शरीर में जल अवरोधन का काम करती है। इसका काम कर रही होती है, जल अवरोधन का, वाटर प्रूफ लेयर का भी काम कर रही होती है, और साथ में हमारे शरीर के अंगों को बाहर से परावैंगनी किरणों से, जिनको अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है, इनसे भी शरीर को सुरक्षा दे रही होती है। क्योंकि यदि हमारे शरीर के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज का प्रभाव होगा तो शरीर में, त्वचा में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें सबसे घातक बीमारी होती है जिसको हम कैंसर कह रहे होते हैं। और ये कौन सा कैंसर हो जाता है? स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, इसलिए त्वचा हमें किससे बचा रही है? हानिकारक परावैंगनी किरणों से भी हमारे शरीर को सुरक्षा देती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जिसको हम सेकंड पॉइंट कह सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ बॉडी, देह का ताप नियंत्रण। ह्यूमन बॉडी का जो ताप होता है वो क्या होता है? लगभग समान होता है, अर्थात मानव कैसा होता है? समतापी होता है। समतापी का मतलब होता है होम्योथर्मल, मीन्स चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, सभी मौसम या सभी वेदर में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कैसा बना रहता है? समान। इसीलिए ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, या ऐसे प्राणियों को हम क्या कहेंगे? समतापी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम मानव की बात करते हैं, मानव का जो शरीर का तापक्रम होता है लगभग 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बाहर चाहे कितनी ही सर्दी हो, बाहर चाहे कितनी ही गर्मी हो, लेकिन टेम्परेचर लगभग इसके आसपास ही बना रहता है। इसलिए हम क्या कह रहे होते हैं? मनुष्य या मानव कैसा होता है? समतापी होता है। ठीक है, इसके बाद त्वचा में नीचे बसीय स्तर होता है। कौन सा स्तर? बसीय स्तर। यह किसका काम कर रहा होता है? तापरोधन का। साथ ही साथ त्वचा में पसीने की ग्रंथियां होती हैं और जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो ये ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे पसीना स्रावित होने लगता है। जब ये पसीना स्रावित होता है तो त्वचा की सतह से वाष्प के रूप में उड़ता रहता है। इस कारण से शरीर का तापमान कम हो जाता है, अर्थात त्वचा वाटर कूलिंग का काम कर रही होती है, अर्थात ये शीतलन प्रणाली भी बना रही होती है। ठीक है, इस प्रकार से त्वचा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायता
करती है। ठीक, लेते हैं शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, इसको कह रहे होते हैं शरीर की आकृति, अर्थात जो स्किन होती है ये हमारे शरीर को एक विशेष प्रकार की आकृति प्रदान कराती है। ठीक है, हमारी बॉडी की जो पार्टिकुलर शेप है ये किसके कारण है? स्किन के कारण है। अगर स्किन रैपिंग ना करे बॉडी को या शरीर को तो क्या होगा? एक पार्टिकुलर जो आकृति हमें मिल रही है, शेप जो हमें मिल रही है वो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 4, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। इसको कह रहे होते हैं खाद्य संग्रह। ठीक है, त्वचा में वसा का संग्रह कर लिया जाता है। किसका स्टोरेज? वसा का। वसा का संचय कर लिया जाता है। ठीक है, किसको स्टोरेज किया जाता है? वसा को। और जब वसा का संचय कर लिया जाता है तो यही किस रूप में काम करता है? खाद्य भंडार के रूप में काम करता है। ठीक है, यही किसके रूप में काम कर रहा होता है? फूड स्टोरेज के रूप में काम कर रहा होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हम नाम दे रहे होते हैं सीक्रेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। लाभदायक पदार्थों का स्राव। हमारी त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियों के द्वारा कई प्रकार के लाभदायक पदार्थों को स्रावित किया जाता है, जैसे ईयरवैक्स, मिल्क, ऑयल और इसके बाद विटामिन डी। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि हमारी जो त्वचा होती है उसमें पाई जाने वाली ग्रंथियां लाभदायक पदार्थों को स्रावित करती हैं, जैसे ईयरवैक्स, ये हमारे कान के पर्दे को सुरक्षा देता है। मिल्क, नवजात बच्चों में पोषण के काम आता है। ऑयली सीक्रेशन, रोम कांड तथा रोम के फॉलिकल को चिकना बनाए रखता है। विटामिन डी विशेष प्रकार से बोन्स के लिए काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लिए स्किन के द्वारा बहुत सारे लाभदायक पदार्थों को स्रावित किया जाता है। ठीक है, नंबर 6, लोकोमोशन। लोकोमोशन को हम कह रहे होते हैं गमन या चलन। हमारे शरीर में जो स्किन होती है इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या पाई जाती है? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, अर्थात इसमें लचीलापन होता है। स्किन कैसी होती है? लोचदार होती है। लोचदार स्किन होने से क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंग हैं वो आसानी से मूवमेंट कर पा रहे होते हैं, जिससे वो गमन में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थात स्किन में लचीलापन किसमें सहायता कर रहा होता है? लोकोमोशन या गमन या चलन में सहायता करता है। ठीक है, अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो हम गमन नहीं कर पाएंगे, चलन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसलिए स्किन में फ्लेक्सिबिलिटी होने से क्या होता है,
हमें चलने में या गमन करने में आसानी होती है, अर्थात स्किन फ्लेक्सिबिलिटी के कारण लोकोमोशन में सहायता करती रहती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें किसके कारण होती है? मैंने पहले ही बताया है, डर्मिस के कारण होती है। डर्मिस के कारण स्किन में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और उसको स्ट्रांग भी बना रही होती है, उसको मजबूत भी बना रही होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आप एक्सक्रीशन का नाम दे सकते हैं। एक्सक्रीशन को हम कह रहे होते हैं उत्सर्जन। स्किन में पाई जाने वाली जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं वो किसको स्रावित कर रही होती है? पसीना को। और पसीना में साल्ट भी होते हैं, पसीना में वाटर भी होते हैं, पसीना में CO2 भी होती है, पसीना में यूरिया भी होता है। इन सारे पदार्थों को ये उत्सर्जित करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्वचा उत्सर्जन में भी सहायता करती है, अर्थात त्वचा उत्सर्जन की क्रिया में भी सहायक होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन। इसको कह रहे होते हैं कंकाल का निर्माण। ठीक है, त्वचा में पाई जाने वाली जो चर्म है, इस चर्म में अधिकतर कौन सा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक होता है। और ये जो संयोजी ऊतक है, इस संयोजी ऊतक से कौन सी अस्थियां शरीर में बनाई जा रही होती हैं? कलाजात अस्थियां। कौन सी अस्थियां? कलाजात अस्थियां। ठीक है, मेम्ब्रेन बोन्स को कौन बना रहा है? कनेक्टिव टिश्यूज। डर्मिस किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, अर्थात त्वचा का एपिडर्मिस से नीचे वाला भाग जो डर्मिस होता है, इसमें संयोजी ऊतक से कौन सी अस्थियां बनाई जाती हैं? कलाजात अस्थियां। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि त्वचा कंकाल के निर्माण में भी सहायता करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जिसे हम कह रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। वैसे मैंने आपको ये कहा था कि त्वचा हमारी कैसी होती है? बैरियर लेयर के रूप में होती है, वाटर प्रूफ लेयर के रूप में होती है, जल के लिए पारगम्य नहीं होती। लेकिन यह ऑयल या ऑइंटमेंट के लिए कैसी होती है? पारगम्य होती है। ठीक है, इस कारण से ऑयल को अवशोषित कर कहां तक पहुंचा दिया जाता है? ऊतक तक, जो ऊतक को लाभ पहुंचाते हैं। अर्थात जब हम स्किन के ऊपर या त्वचा के ऊपर ऑयल या ऑइंटमेंट की मालिश करते हैं तो स्किन उसके प्रति पारगम्य होती है। कहां तक वो पहुंच जाते हैं? ऊतकों तक। और इस कारण से उन ऊतकों में उस मालिश से लाभ मिलता है, आराम मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ टीथ। दांतों का निर्माण। जैसा कि अभी मैं कंकाल की बात कर रहा था, वैसे ही जो त्वचा का डर्मिस वाला भाग होता है, इसके द्वारा दांतों के कुछ भाग बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये दांत किसमें काम आते हैं? ये दांत फिजिकल डाइजेशन में काम आ रहे होते हैं, अर्थात भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं वो गुहा के अंदर, इसीलिए हम उसको फिजिकल डाइजेशन भी कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट
सेक्सुअल अट्रैक्शन। इसको कहा जा रहा होता है लैंगिक आकर्षण। त्वचा में पाए जाने वाले बालों का रंग, त्वचा में पाए जाने वाले बालों का रंग, कोमा इनका विन्यास तथा सेंट ग्रंथियां, जिनको हम गंध ग्रंथियां भी कह रहे होते हैं, विशेष प्रकार के कौन से पदार्थ को, गंध युक्त पदार्थ को स्रावित करती हैं, जो लैंगिक आकर्षण में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? लैंगिक आकर्षण में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आप नाम दे सकते हैं रीजेनिशन का। क्या कह सकते हैं? रीजेनिशन। रीजेनिशन को कहा जा रहा होता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब ये होता है कि जब हमारी त्वचा में किसी प्रकार का कोई घाव बन जाता है, इसको हम बाउंड भी कह देते हैं। ठीक है, तो इस घाव के आसपास की सारी कोशिकाएं रीजेनेटिव कैपेसिटी या पुनरुद्भवन क्षमता के कारण क्या करती हैं? लगातार विभाजन, और उस विभाजन के कारण क्या होता है? ये घाव भर जाता है, अर्थात ये घाव कैसा हो जाता है? हील हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी जो त्वचा होती है, इसमें चोट लगने पर जो घाव बनते हैं, उन घावों को हील करने में या उन घावों को भरने में पूर्ण क्षमता पाई जा रही होती है, अर्थात इनमें रीजेनेटिव कैपेसिटी पाई जाती है। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? पुनरुद्भवन क्षमता। मनुष्य में या ह्यूमन में तो ये लिमिटेड होती है, सीमित होती है, लेकिन रेप्टिलियंस में कुछ में ये अलग से, जैसे आपने देखा होगा कई बार छिपकली की पूंछ कट जाती है और वो पूंछ कटने के बाद वापस जुड़ जाती है। कौन सी क्रिया है? रीजेनेशन। जबकि मनुष्य में ऐसा कुछ नहीं है कि उंगली कट जाए तो वापस आएगी, नहीं आएगी, लेकिन सीमित। सीमित का मतलब है कि अगर शरीर में कहीं पर कोई घाव बन जाता है, उस घाव को इस पुनरुद्भवन क्रिया के द्वारा वापस भरा जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी त्वचा में घाव बनने की क्षमता पाई जाती है। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? रीजेनेशन, या यही क्रिया क्या कहला रही होती है? पुनरुद्भवन कहलाती है। ठीक है, ओके बच्चों, आज का वो अपना लेसन था त्वचा या फिर अध्ययन तंत्र ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो कंप्लीट हो गया पूरा, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको अध्ययन तंत्र की परिभाषा बताई थी, फिर उसके बाद में त्वचा के प्रकार बताए थे, त्वचा की भाग जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस बताया था। एपिडर्मिस में 5 सब लेयर बताई थी, डर्मिस में 2 सब लेयर बताई थी। इसके पश्चात फिर स्किन के डेरिवेटिव बताए गए थे, जिसमें हेयर और हेयर की स्ट्रक्चर्स बताई गई थी। फिर कुटेनियस ग्लैंड्स, जिसमें कई प्रकार की त्वचा ग्रंथियों के बारे में मैंने बताया था। लास्ट में जो टॉपिक अपना था त्वचा, उसके कार्य, तो मैंने फंक्शन सारे आपको बताए थे, लगभग 11-12 पॉइंट मैंने फंक्शन के बताए थे। ठीक है, अब उस चैप्टर से मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बड़ा ऑर्डिनरी होते हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन वो कई बार हमको सही तरह से समझ में नहीं आ रहे होते हैं। इसलिए मैंने जो आपको बताया है सिलेबस वो चैप्टर में या लेसन के अंदर, वो सारा का सारा इन क्वेश्चन के माध्यम से रेप्लिकेट करने का प्रयास किया है। ये मैं सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इनको सॉल्व करके और मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है प्रत्येक बच्चे को। ठीक है, मैं उनको चेक करूंगा, देखूंगा कि आपने उसको कहाँ तक एडॉप्ट किया है, कहाँ तक उसको सही लिखा है। ठीक है,
ओके, थैंक यू।